हेलो बच्चों, वेलकम टू द सउन कोचिंग सेंटर। मेरा नाम है सउन कुमार राठौर, प्यार से आप मुझे एसके सर के नाम से भी जानते हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर है 4। ठीक है, तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4 है। पढ़ाई को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे तीनों के तीनों लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप पहले से मैं आपसे कहूं कि आप पहले वो लेक्चर देख लीजिए, क्योंकि एक सीक्वेंस में अगर चीज़ें चलती हैं तो एक अच्छा रहता है। ठीक है, अगर आपने पीछे का नहीं देखा है तो आपको यहाँ से मतलब समझने में थोड़ी सी कठिनाई डिफिकल्टीज तो आ सकती हैं, लेकिन अभी जो है पहली बात तो अभी देखो हम रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी में पढ़ रहे हैं, तो यानी कि आपको नॉर्मेलिटी और मोलरिटी के बारे में तो पक्का पता होना चाहिए पूरा पूरा। और जिसके बारे में मैंने लेक्चर 3 में बता रखा है, तो आपने अगर अभी तक नहीं देखा तो आप पहले वो जाके देख लीजिए। तो चलिए मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल सउन कोचिंग सेंटर पर नए हो तो हमारे चैनल सउन कोचिंग सेंटर को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो कर दीजिए लाइक शेयर अपने दोस्तों के साथ, अपने यारों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ। और ये जो फिजिकल केमिस्ट्री की क्लास है, मैं आपको फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा और जो कि IIT JEE एंड नीट के लिए बेसिकली होगी, तो आप देख सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर के एंड में सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और जो भी इंपॉर्टेंट इसके नोट्स हैं, जो शॉर्ट नोट हैं, वो सभी मैं अपने टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप चैनल पर अपलोड करवा दूंगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक मैं अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंड जो मेरा सउन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल है इसके बायो में भी दे रखा है, तो आप वहाँ से भी ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरदार के करते हैं पढ़ाई को स्टार्ट। और पिछली क्लास में हमने पढ़ लिया था नॉर्मेलिटी, हमारा लास्ट टॉपिक था जिसमें एन फैक्टर के बारे में मैंने आपको बता दिया था। अब मैं आपको बताऊं तो इसके आगे अब हम क्या पढ़ेंगे, नॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी में रिलेशन। ठीक है, जो कि आपके सामने हेडिंग है पड़ा हुआ, आप अपनी कॉपी में डाल लीजिए हेडिंग और अपने हथियारों को उठा लीजिए और करते हैं स्टार्ट पढ़ाई को। ठीक है, तो नॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी में रिलेशन क्या होता है सर? देखो, पिछली क्लास में हमने नॉर्मेलिटी के बारे में पढ़ाया था, तो नॉर्मेलिटी का कोई फॉर्मूला बताएगा मुझे? चलो मोलरिटी का बता दो, मोलरिटी का तो आसान है। तो मोलरिटी का जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था वो आया था नंबर ऑफ मोल्स, जिसे एन से मैं रिप्रेजेंट करूंगा, और अपॉन में आएगा वॉल्यूम, जो मैंने ml में लिया है, इनटू में 1000। सारा मैंने आपको पढ़ा दिया पिछले लेक्चर में। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो गया मोलरिटी का। इसके बाद आता है भाई कि हमारा नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला, रिलेशन देख रहे हैं ना हम, तो सबके बारे में पता होना चाहिए। नॉर्मेलिटी जो होती है होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्विवेलेंट। ठीक है, इक्विवेलेंट मोल। ठीक है, एन इक्विवेलेंट यहाँ पर लिखो, अपॉन में क्या आएगा, वॉल्यूम, जो कि आएगा लीटर में। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने ml में लिया है और इनटू में 1000 किया, तो इसका मतलब भी यहाँ पर जो है वॉल्यूम जो है लीटर में ले रखा है। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि n अपॉन v लीटर, एक ही बात होगी। ठीक है, अब देखो भाई कैसे करके हो गए, क्या क्या हमें चाहिए। देखो, अगर ये नंबर ऑफ मोल जो है इनके लिए मैं ऐसे लिख दूं कि वेट अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट, ठीक, इनटू में वॉल्यूम लीटर में। ठीक है, अगर मैं नॉर्मेलिटी को ऐसे लिख दूं कि वेट गिवन वेट एंड अपॉन में मैं लिख दूं अगर इक्विवेलेंट वेट और इनटू वॉल्यूम लीटर में, तो कोई परेशानी तो नहीं है, कुछ नहीं है, बस इस फॉर्मूले को थोड़ा सा खोल के रख दिया है आपके सामने। ठीक है, अब देखो इनमें से कुछ कॉमन चीज आपको दिखाई दे रही है, जैसे गिवन वेट यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, मॉलिक्यूलर वेट यहाँ नहीं है, नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप देखेंगे मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पर भी है, और जो मेरा इक्विवेलेंट वेट है इसके लिए आप चाहें तो ऐसे करके भी लिख सकते हैं। देखो, इक्विवेलेंट वेट कैसे करके मैंने निकाला बता था, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन में एन फैक्टर। ठीक है, ये बताया था सिंपल बात, बिल्कुल कोई अलग से तो मैं कोई चीज नहीं बता रहा हूँ, बिल्कुल वहीं से बता रहा हूँ जितना पढ़ाया है। इस फॉर्मूले को इक्विवेलेंट वेट की जगह यहाँ पर पुट करो तो आएगा हमारा गिवन वेट। ठीक है, अपॉन में आएगा मॉलिक्यूलर वेट, अब ये जो अपॉन में, इसके भी अपॉन में जो एन फैक्टर है ये मल्टीप्लाई होकर के ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, एन फैक्टर इनटू वॉल्यूम तो हमारा था ही लीटर में। अब देखो कॉमन चीज क्या क्या है इसमें, गिवन वेट, देखो नॉर्मेलिटी के इक्वल चल रहा है, गिवन वेट मोलरिटी में भी है, नॉर्मेलिटी में भी है, मॉलिक्यूलर वेट यहाँ भी है, मोलरिटी में, नॉर्मेलिटी में भी है, वॉल्यूम लीटर में यहाँ भी है और वहाँ भी है।
तो अगर देखें इतनी चीज़ें कॉमन है, यानी कि पूरा मोलरिटी का फॉर्मूला बन गया। पूरा मोलरिटी का हम दें तो इसे पूरे मोलरिटी का है, ठीक है। तो n इज इक्वल टू इसमें पूरे को m लिख सकता हूँ, मतलब मोलरिटी इंटू में n फैक्टर। यही होता है आपका रिलेशन नॉर्मेलिटी में एंड मोलरिटी में। देखो बिल्कुल कैलकुलेट करके दिखा दिया। पहली बात तो आपको ऐसे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, मैंने जो रिलेशन निकाला है यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये है हमारा रिलेशन। अब ये सर रिलेशन क्यों निकलवाया आपने, इसका मतलब क्या है, इसका क्या अर्थ है, क्या आपका रीज़न क्या है निकलवाने का? क्या खाली आप मतलब टाइम पास कर रहे हैं, हमें पढ़ा रहे हैं, या वैसे ही आपने रिलेशन निकाला? तो रुको भाई, सबर, ठीक है, पेशेंस रखो। पेशेंस बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। ये फॉर्मूला मैंने इसलिए लिखवाया जैसे वो अगर आपसे कह दे कि मतलब जो है NaCl की मोलरिटी आपको दे रखी है, अब आप भाई साहब जरा हमारे लिए इसकी नॉर्मलिटी निकाल के दे दो। अब आप कंफ्यूज, आपका माथा चकरा है, बोले ये तो मास्टर ने पढ़ाया ही नहीं हमें, आज से पहले नहीं पढ़ाया भाई। बोले ये आउट ऑफ सिलेबस है, आउट ऑफ सिलेबस है भाई, ये छोड़ दो क्वेश्चन। और सर से कहो, बोले सर आपने हमें पढ़ाया ही नहीं और ये हुआ ही नहीं। तो ये फॉर्मूला उसी काम में आएगा, उसी चीज़ में। कैसे आएगा सर? NaCl की मोलरिटी तो आपके पास दे रखी है, और NaCl का एन फैक्टर क्यों नहीं निकाल पाएंगे? आप झूठ मत बोलना, ठीक है। वही सिखाया लेक्चर नंबर 3 में ही मैंने सिखाया कि एन फैक्टर कैसे निकालते हैं, ठीक। तो ऐसे करके आप एन फैक्टर निकाल के मल्टीप्लाई करके सीधे आपकी नॉर्मलिटी निकल आएगी। अब तो सही है। अब तो बोले एस के सर ने पढ़ाया है भाई, एस के सर ने पढ़ाया है, हाँ बोले हाँ भाई पढ़ाया, अब तो ठीक है, अब आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, ठीक। तो ये हो गया रिलेशन। उसके बाद मैं आपको बताऊँ, इतना रिलेशन कर लो नोट। इसके बाद वैसे एक पॉइंट, चलो रुक जाओ, पर नोट तो कर ही लिया होगा मेरे साथ साथ, फिर भी अब जो एक नेक्स्ट टॉपिक आता है वो होता है वेपर डेंसिटी। क्या था? वेपर डेंसिटी। इसके बारे में भी पढ़ लो थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पर अगर जगह है बची तो यहीं पर पढ़ा देता हूँ, वरना मैं इरेज करता पूरा। देखो वेपर डेंसिटी आती है एक चीज, वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी क्या होता है सर? वेपर डेंसिटी जो होता है एक कॉन्सेप्ट होता है जो कि केवल गैसेस के लिए होता है। वेपर डेंसिटी इज अ कॉन्सेप्ट फॉर ओनली गैसेस। लिखते हैं यहाँ पर पॉइंट वेपर डेंसिटी, मैं यहाँ पर BD से लिख ले रहा हूँ यार, डायरेक्ट लिखता हूँ तो घंटे टाइम होता है खराब, ठीक है। इसके लिए देखो ये शॉर्ट फॉर्म, मैंने आपसे पहले कहा था कि मैं शॉर्ट फॉर्म का ज़्यादा यूज़ करूँगा, लेकिन बताते चलूँगा, ठीक है। वेपर डेंसिटी इज अ कॉन्सेप्ट फॉर ऑल गैसेस, ओके। डू यू अंडरस्टैंड? कोई भी भारी बात नहीं पढ़िए, कोई भी बाहर की बात नहीं पढ़िए, बिल्कुल आसान चीज़ पढ़िए, जो भी पढ़िए यहीं पर पढ़िए, बिल्कुल सिलेबस में से पढ़िए, ठीक है। देखो वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, जैसे मान लो BD का मतलब वेपर डेंसिटी, ठीक है। मान लो मैंने X और G यहाँ पर ले लिया, ठीक है, X गैस ले लिया यहाँ पर, ठीक। ये G है बनी हुई, ठीक है। इसकी अगर मैं देखो, मैंने X जो मैं यहाँ पर एलिमेंट ले रहा हूँ, साफ साफ लिख दो यहाँ पर यार, X ले लिया, तो ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा? वेपर डेंसिटी कैसे निकालते हैं? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस X जो मैंने लिए, ठीक है, अपॉन में इसके बटे में क्या आएगा, ठीक है, इसके अपॉन में आएगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2 गैस, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है 8 सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर। ये जो दोनों हम लेंगे, ये हमारी 8 सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर, P का मतलब प्रेशर, D का मतलब टेम्परेचर, शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। तो ये वेपर डेंसिटी का कुछ फॉर्मूला आता है हमारा ऐसे करके, ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन का जो है मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, एक मत बोलने लगना, ठीक है। H2 यहाँ पर लिखा हुआ है, H2 यानी कि 2 होता है, ठीक है। देखो फॉर्मूला क्या आता है निकल के, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू, ये तो पता है ना हमारे लिए, तो वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट जो भी आपके लिए दे रखा हो, मतलब क्वेश्चन में, ठीक है, XYZ कुछ भी दे रखा हो, उसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादातर वो दे रखा होता है, ठीक है। तो वेपर X मैं यहाँ पर मान ले रहा हूँ, कोई भी गैस हो सकती है, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट अपॉन में 2, हाइड्रोजन का तो आपको पता है, ये आपका फॉर्मूला निकल के आता है, ठीक। वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू ये होता है आपका, अगर आप मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू लिखें तो फॉर्मूला आ जाएगा यहाँ पर 2 गुणा वेपर डेंसिटी, ठीक है। ऑल पॉइंट अंडरस्टैंड भाई? कोई बाहर से तो बात नहीं पड़ी, कर लो नोट, इसके बाद आगे पढ़ते हैं, ठीक है। करो नोट करो। फिर पढ़ेंगे स्टोइशियोमेट्री, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में शायद स्टियोमेट्री कुछ कहते हैं, मुझे ध्यान नहीं है यार। देखो इंग्लिश में पढ़ना है पहली बात तो, ठीक है। स्टोइशियोमेट्री ये मुझे तो 11th क्लास में पढ़ाई नहीं गई थी, सच बोलूँ तो मैंने नहीं पढ़ी। अब आपने शायद पढ़ी हो भाई,
कर रहे हो? नोट करो जल्दी से। अब तो नोट तो कर लिया होगा, ठीक है। अब मैं इरेज कर रहा हूँ, मुझे इरेज करते हुए देखो टाइम लगेगा। इंक मैंने इसमें डाल लिया, बिल्कुल और क्लियर दिखाई देगा, ठीक है। अब हम तो करते हैं इरेज। आप तो भाई देखो कर लिया होगा आपने नोट। अब डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि बस एक बटन दबाया, बस बटन भी कहाँ दबाना होता है उसमें, बस टच स्क्रीन टच किया हो गया काम। कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे अपना भी टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। क्या पढ़ेंगे? तो स्टोइशियोमेट्री, ठीक है। इसमें आती है हमारी कुछ रिएक्शंस। हेडिंग डालो स्टोई शियोमेट्री, स्टोई शियोमेट्री मेट्री। देखो इसका मतलब क्या होता है, सिंपल बात अभी देखो बता रहे हैं। इट डील्स विद केमिकल इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन। देखो ये किससे डील करती है, ये जो है हमारी स्टोइशियोमेट्री जो होती है ये हमारी डील करती है केमिकल इक्वेशन। जैसे क्वेश्चन में कई क्वेश्चन वो आपसे कहें कि मतलब कैल्शियम कार्बोनेट जैसे CaCO3 टूट कर इतने ग्राम मतलब ये देता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है, कैल्शियम ये देता है, और ऐसे ऐसे करके बहुत चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। तो इनसे ही डील करने के लिए एक हमारा फंक्शन आता है स्टोइशियोमेट्री। क्या आता है? स्टोइशियोमेट्री, ठीक है। एनी केमिकल रिएक्शन ऑलवेज अकर अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और ए तभी काम करती है जब ए, इसमें आपने जैसे क्वेश्चन में दे रखा कि जब वो कैल्शियम कार्बोनेट टूट रहा है तो उसे रिएक्शन को आपको बैलेंस करना होगा। उसका अगर बैलेंस नहीं किया तो आंसर गलत आएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, 4 नंबर चले जाएंगे, माइनस में मार्किंग चली जाएगी। अगर एक क्वेश्चन गलत होता है तो मान लो -5 जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि कैसे जाते हैं वो भी मैं आज आपको बता दूं, शायद कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हो। देखो अगर मान लो आपने 25 क्वेश्चन किए सॉल्व, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आपकी नज़र में, ठीक है। उसमें से मान लो 24 क्वेश्चन तो आपके हैं सही, और 25वां क्वेश्चन जो है गलती से आपका गलत हो गया, लेकिन आपको लग रहा है कि सही है वो, ठीक है। आप 25 चौके 100 नंबर, ठीक है। आप जोड़ के चल रहे हो कि हमारे 100 नंबर तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। उसमें से जो एक क्वेश्चन हुआ आपका गलत, एक क्वेश्चन जो हुआ आपका गलत, आप तो 100 नंबर मान के चल रहे, तो 4 नंबर, एक क्वेश्चन जो गलत हुआ 4 नंबर उसके गए, माइनस मार्किंग, -1 नंबर वो गया, तो बचे आपके 95 नंबर। ऐसे करके लगती है माइनस मार्किंग, पूरे 5 नंबर कटते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन में ये मत सोचो कि हाँ हमारे मतलब 4 नंबर कटेंगे, क्योंकि जब आप अपनी कैलकुलेट करके चल रहे हैं, कैलकुलेशन पूरी इतनी इतनी, तो ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए ना। इसलिए हर बात ध्यान से पढ़ो, ठीक है। पूरा यहाँ पर कंसंट्रेशन लगाओ अपना। तो मैंने क्या होता है, स्टोइशियोमेट्री जो होती है डील करती है वैसे क्वेश्चन से जिसमें होती है केमिकल रिएक्शन। वो केमिकल रिएक्शन तब काम करते हैं जब वो बैलेंस्ड होती हैं, तभी उसका आंसर आता है बढ़िया से, बिल्कुल राइट आंसर आता है। उससे पहले आंसर बढ़िया नहीं आएगा, राइट नहीं आएगा, आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है, ठीक। अंडरस्टैंड? लिखते हैं, पढ़ते हैं इसके बारे में, ठीक है। क्या मैंने बताया स्टोइशियोमेट्री क्या होती है? इट डील्स विद केमिकल रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। एनी केमिकल रिएक्शन ऑलवेज अकर, एनी chemical reaction always occur according to balanced chemical equation, according to balanced chemical equation, ठीक है, क्लियर।
क्लियर है जी, ठीक है। जैसे मान लो वो CaCO3 का मैंने आपके लिए एग्जाम्पल दिया था, पहले वही ले लेते हैं, ठीक है। मान लो हमारे पास CaCO3 दे रखा है, कैल्शियम कार्बोनेट। देखो ये चीज़ आपको जरूर लिखनी है, ठीक है। CaCO3 ये जो होता है हमारा होता है सॉलिड, ठीक। इसको दी हमने हीट, क्या दी? हीट, गर्मी दी, गर्मी। इस टाइम तो गर्मी बहुत जरूरत है, ठंड बहुत है, ठीक है। कपड़े वपड़े पहन के रखो, ठीक है। CaCO3, अब यहाँ से देख लो CaCO3 जब टूटता है तो देता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड नॉट मोनोऑक्साइड, ठीक है। CaO जो होता है वो होता है सॉलिड, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है गैस। बैलेंस करो भाई, कैसे है बैलेंस? बैलेंस है या नहीं है? बैलेंस्ड है, ठीक है। एक मोल यहाँ है, एक मोल यहाँ है, मतलब ऐसे ही आपको क्वेश्चन इक्वेशन पूरी बैलेंस करनी है, ठीक है। जैसे मान लो एक और इक्वेशन मैं आपको दे रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे मान लो मैंने NH3 ली, ठीक है। NH3 क्या होते हैं? हमारी गैस है ये भी, ठीक है। ये जब टूटती है, इसे हीट दी हमने, तो ये N2 यानी कि नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन टूटती है, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन टूटती है। अब इसे करो बैलेंस, करो, देखो। और हाँ ये भी गैस है, ये भी गैस, ठीक है, ये बात याद रखो। करो इसे बैलेंस करो, कैसे होगी बैलेंस? आप कह रहे हैं बोले कि यहाँ पर 2 से कर दो मल्टीप्लाई सर, तो 2 ये हो गए, नाइट्रोजन बैलेंस, 2 3 6, 6 हाइड्रोजन हमारे पास, तो यहाँ पर 3 से कर दो, हो गई बैलेंस। बिल्कुल कतई सही, बढ़िया, आप तो सीख गए यार, आप तो सीख गए, वाह बढ़िया, वेल डन। तो यही होती है स्टोइसियोमेट्री, यानी कि हमें जो है रिएक्शन इसमें जो है बैलेंस करके रखना है। क्वेश्चन में अगर दे रखी हो तभी हमारा आंसर आएगा। अब अगला जो टॉपिक आता है वो आता है लिमिटिंग रीजेंट, ठीक है। बहुत बार काम आएगा ये, लिमिटिंग रीजेंट। व्हाट इज लिमिटिंग रीजेंट? That reactant which gets exhausted first in reaction and it decide amount of product that will be formed। मतलब ऐसा रिएक्टेंट जो रिएक्शन में सबसे पहले एग्जॉस्ट होता है, ठीक है, एंड वही डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट कितना बनेगा, तो उसे कहते हैं लिमिटिंग रीजेंट, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? लिमिटिंग रीजेंट। देखो कैसे करके समझाते हैं हम आपको। जैसे मान लो मैंने एक बर्तन ले लिया है, कोई आपके घर से ले आया मैं, ठीक है। एक कौन सा बर्तन लग रहा है आपको देखने में? क्या है बर्तन है? सोचो। हाइड्रोजन ले लिया मैंने, ठीक है, 2 मोल, और ऑक्सीजन ले लिया मैंने 1 मोल। ये जब मैंने बनाया तो बन गया मेरा 2H2 यानी वाटर बन गया, एक्वा, ठीक है, वाटर बन गया। इसके जो है 2 मोल मैंने ले लिए, ठीक, इसके भी 2 मोल इस पात्र में मैंने ले लिए, इस बर्तन में मैंने ले लिए। अब अगर टोटल देखें जो वाटर के जो है यहाँ पर, देखो इसके बताओ 2 मोल बनेंगे या 4 मोल? इन 2 मोल को आपको नहीं देखना है, ठीक है, इन्हें देखना है कि हाइड्रोजन मैंने 2 मोल लिए और ऑक्सीजन की 1 मोल लिया है, ठीक है। तो अब बताओ इसके 2 मोल बनेंगे कि मतलब 4 मोल बनेंगे? देखो सुनो, 2 और 1 3, तो ये 4 मोल बन कैसे जाएंगे मुझे बताओ? 2 मोल तो बन सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 2 और 1 3 होते हैं, तो यानी कि कम बनेगा, ठीक है, कम थोड़ा सा बन जाएगा, थोड़ा बहुत, मतलब एनर्जी बनने में खत्म हो गई होगी। तो 4 का तो कोई सवाल ही नहीं बनता है, बन कहाँ से गया यार, ये कहाँ से बन गया, ठीक है। तो 2 मोल हमारा राइट आंसर है कि 2 मोल बन सकते हैं। अब सर इसमें लिमिटिंग रीजन की बात कहाँ से आई? सर इसमें लिमिटिंग रीजन की बात कहाँ से आई? तो रुको, सब्र करो, सब्र, पेशेंस। देखो एक चीज आती है, एक मैं आपको यहाँ पर फॉर्मूला लिख रहा हूँ, पहले उसके बाद बताता हूँ। x इज इक्वल टू गिवन मोल अपॉन में स्टोइसियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है, स्टोइसियोमेट्रिक कोफिशिएंट। यहाँ पर जो मैंने x लिखा है, ये x क्या है? ये जो x है यहाँ पर, whose x स्मॉल वैल्यू देन द प्रोडक्ट इज लिमिटिंग एजेंट। देखो इस x में, इस रिएक्शन में अब हम लागू करेंगे। इस जो x में मैंने फॉर्मूला लिखा है, x का जो फॉर्मूला है मैंने लिखा है कि गिवन मोल अपॉन में स्टोइसियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है। इससे हम निकालेंगे लिमिटिंग रीजेंट, बताएंगे कौन सा होता है हमारा लिमिटिंग रीजेंट, ठीक है। लिमिटिंग रीजेंट कौन सा होता है? देखो लिखते हैं, वेयर
एक पॉइंट लिख रहा हूं मैं, वेयर एक्स स्मॉल वैल्यू, वेयर एक्स स्मॉल वैल्यू then the product is limiting region, then the product is limiting region। देखो इस फॉर्मूले को पहले सर इस इक्वेशन लगाओ, ठीक है। हमें क्या दे रखे हैं, 2 मोल इसके दे रखे हैं, देखो दे रखे नहीं दे रखे हैं, ठीक है। पहले सर देखो गिवन मोल हो गया, फिर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट इसका यहाँ पर, इसे जो होता है इसे कहते हैं हम स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, इसे कहते हैं स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है। इसे और इसे आपको दिखाई दे रहा है, तो 2 मोल इसके ले लिया हाइड्रोजन के, अपॉन में स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, इसे काटा, एक्स की वैल्यू आ गई 1, अंडरस्टैंड। ऐसे ही निकाला एक्स ऑक्सीजन के लिए, गिवन मोल कितने दे रखे हैं, 2 मोल, ठीक है। अपॉन में 1 दे रखा है ऑक्सीजन का स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, तो इसका जो आ गया एक्स की वैल्यू 2। अब मैंने क्या लिखवाया आपको पॉइंट, वेयर एक्स स्मॉल वैल्यू देन द प्रोडक्ट इज लिमिटिंग रीजेंट, ठीक है। एक्स की स्मॉल वैल्यू कौन सी है बताओ, इसमें दिखाई दे रही है, एक्स की स्मॉल वैल्यू जो है वो हाइड्रोजन की है, तो आपका हाइड्रोजन लिमिटिंग रीजेंट हो जाएगा यार। देखो यही हो जाएगा हमारा लिमिटिंग रीजेंट, ठीक है। ऐसे करके आप पूरा लिमिटिंग रीजेंट के बारे में पता लगा सकते हैं, कौन सा लिमिटिंग रीजेंट है, कौन सा लिमिटिंग रीजेंट नहीं है, ओके अंडरस्टैंड, ठीक है। तो ये पढ़ लिया हमने लिमिटिंग रीजेंट के बारे में, इतना करो नोट, इसके आगे पढ़ेंगे अब हम, ठीक है। एक आता है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस या फिर गैस यूडियोमेट्री, कुछ एक टॉपिक है थोड़ा सा, बस उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर और आगे पढ़ेंगे, ठीक है। करो इतना नोट करो यार। हो गया, कर लिया होगा नोट, मैं तब तक ऊपर से एरेज कर रहा हूँ, नीचे का नोट करो तुम लोग, सही है। अगला लिखेंगे हेडिंग हम, ठीक है। क्या लिखेंगे, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस या फिर यूडियोमेट्री, गैस यूडियोमेट्री, ठीक है। लिखो भाई हेडिंग, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस या फिर गैस यूडियोमेट्री, ठीक। हाँ भाई क्या होता है, तो फिर देखो कुछ नहीं, बस कॉन्सेप्ट है एक छोटा सा, समझ लो, फायदे में रहोगे, ठीक है। देखो मान लो मैंने एक रिएक्शन ले ली, मेथेन गैस, मेथेन का फॉर्मूला पता हो चल जाएगा धीरे धीरे, ठीक है, ये तो आसान है यार। मेथेन की मैंने रिएक्शन करवाई ऑक्सीजन से, तो बनेगा हमारा क्या, CO2 एंड H2O, ठीक है। और क्या मैंने बताया था कि अगर स्टोइचियोमेट्री पढ़ रहे हैं तो रिएक्शन का बैलेंस होना जरूरी है, ठीक है। देखो कुछ सबसे पहले क्या बैलेंस करें हम, यहाँ पर इधर हमारे लिए हाइड्रोजन 4 दे रखे हैं, ठीक है, यहाँ पर 2 दे रखे हैं। सबसे पहले मैं कह रहा हूँ कि हाइड्रोजन को बैलेंस कर दो, 2 से कर दिए सर, हाइड्रोजन तो हो गए हमारे यार मतलब 4, ठीक है। अब ऑक्सीजन जो है इधर वाले अगर देखें तो 2 2 4 है, ठीक है। और मेथेन तो यहाँ पर मतलब कार्बन तो एक ही है, तो यानी कि बस खाली ऑक्सीजन कर दें यानी हो जाएगी हमारी बैलेंस। देखो हो गई बैलेंस क्या,
हो तो गई ये भाई सेठ जी, हो तो गई ये भाई, हो गई, ठीक है। अब मान लो मैंने 1 मोल मीथेन गैस में, 1 मोल मीथेन गैस 2 मोल ऑक्सीजन को खा रही है, आप ऐसे सोच लो, ठीक है। 1 मोल मीथेन गैस 2 मोल ऑक्सीजन को खा रही है। देखो लिखते हैं यहाँ पर, 1 मोल CH4 खा रही है 2 मोल ऑक्सीजन, ठीक है। मान लो एक खा रही है, ऐसे खा रही है, ठीक है। अब देखो, लेट द रिएक्शन अकॉर्डिंग एट STP, हम मानते हैं कि ये जो है रिएक्शन हमारी STP पे हो रही है। लेट द रिएक्शन अकरिंग एट STP, अकरिंग 8 STP सर, ठीक है। मान लो हमारी जो रिएक्शन है वो STP पे हो रही है, ठीक है। लिखते हैं यहाँ पर 22.4 लीटर मीथेन, ठीक है। 22.4 लीटर मीथेन जो है हमारी वो 44.8 लीटर ऑक्सीजन दे रही है। सर ये कैसे लिख दिया आपने? डायरेक्ट पढ़ा दिया है मैंने पहले, ध्यान करो वो टॉपिक, जिस दिन हमने तुम्हें STP पे बताया था कि इसका वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है। तो जब 1 मोल मीथेन ले रहा है तो 1 मोल के लिए होगा 22.4 लीटर। अब हमारे लिए 2 मोल यहाँ पर ऑक्सीजन दे रखा है, तो 22.4 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो कितना आ गया? 44.8 यार, ईजी है, ईजी है। अब हमें निकालना क्या? 1 लीटर मीथेन के लिए, ठीक है। 1 लीटर मीथेन के लिए अगर हम निकालें यहाँ से 1 लीटर मीथेन, तो क्या आएगा हमारा यूनिटरी मेथड? 44.8 बटे में 22.4 गुणे में 1, ऑक्सीजन लीटर में है, ठीक है। काटो 2, ठीक है। ये 2 है, सही है, जेड मत समझ लेना, 2। तो यहाँ से निकल के आ गया हमारा 2 लीटर ऑक्सीजन। यही होता है हमारा वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस या फिर गैस यूटोमेट्री, ठीक है। आसान सी बात थी, जितना था उतना बता दिया, ठीक। अब देखो एक आता है वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 वैसे तो ड्राइव करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक पॉइंट है, याद रख लेना, बिल्कुल आसान सी बात, ठीक है। देखो वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन, यहाँ पर डालो हेडिंग, वॉल्यूम स्ट्रेंथ। अगर याद कर लो अच्छा रहेगा, पूरा ड्राइव करने में टाइम नहीं खराब होगा, ठीक है। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन। देखो H2O2 सॉल्यूशन की वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऐसे ही याद रख लो, 11.2 मोल होती है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है वो भी मैं बता दूँ। देखो ये हमने मतलब एक एक्सपेरिमेंट बेस में निकाली है, ठीक है। वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज इक्वल टू H2O2 सॉल्यूशन, ये जो होती है हमारी 11.2 मोल, ठीक है। ये 11.2 है, ठीक है। अब एक पॉइंट है, ये लिख लो बस, ज़्यादा इसके बारे में नहीं पढ़ना, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ के बारे में, ठीक है। लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पर, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 solution is equal to volumetric strength of H2O2 solution is equal to volume of oxygen gas obtained in milliliter 8 STP when 1 ml H2O2 solution is completely decomposed. Solution is completely decomposed, ठीक है। बस इतनी बात थी, ये हमने लिखवा दी यहाँ पर, ठीक है। तो ज़्यादा इसके बारे में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ के बारे में ज़्यादा पढ़ना है, ठीक है। एक फार्मूला रिलेशन भी हो सकता है, पढ़ लो, ये ध्यान रख लो। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ को मैं सीधे लिख दे रहा हूँ VS, ठीक है। VS का मतलब यहाँ पर क्या है? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 5.6 गुना नॉर्मलिटी। रिलेशन भी हो सकता है, ये कहाँ पे याद रख लो, क्वेश्चन में काम आएगा आपके लिए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आया, इसके लिए एक रिलेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आप इतना कर लो, फिर मैं इसे इरेज करके एक पॉइंट लिखवाता हूँ, परसेंटेज लेवलिंग, ठीक है। परसेंटेज लेवलिंग ऑफ वॉल्यूम, ठीक है, वो अपना हेडिंग रहेगा अगला।
पहले आप इतना नोट करो, फिर मैं इरेज करता हूँ उसे। फिर वैसे तो शायद मैं सोच रहा हूँ कि इसी लेक्चर में हो जाए चैप्टर कंप्लीट, लेकिन शायद हो जाए। देखो भाई परसेंटेज लेवलिंग ऑफ ओलियम, ऊपर का तो लिख लिया होगा, मैं ऊपर से इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। अब तो नीचे का भी लिख लिया होगा। देखो भैया परसेंटेज लेवलिंग ऑफ ओलियम। अगला हेडिंग डालो आप कॉपी में अपने, क्या डालना? परसेंटेज लेवलिंग ऑफ ओलियम। डालो भाई, हेडिंग डालो, परसेंटेज लेवलिंग ऑफ ओलियम। ओलियम का हमारा फॉर्मूला होता है H2S2O7। H2S2O7, ठीक है। देखो ये कैसे करके बनता है मैं आपको बताऊं। H2SO4 प्लस SO3 के मिक्सचर से बनता है। देखो H2SO4 प्लस SO3, जो मैंने आपको फॉर्मूला बनाया बिल्कुल बन रहा है, नहीं बन रहा है इससे। देखो इसे ही कहते हैं हम ओलियम, ठीक है। ये होता है हमारा ओलियम, ठीक है। अब देखो H2SO4 मान लो हमने 109% लेवल किया, ठीक है। 109% लेवल किया, लेट मान लिया हमने, ठीक है। 109% हमने लेवल किया, तो ये जो है देखो ये 60 ग्राम, मान लो ये जो है 60 ग्राम है। तो बचा हुआ जो है, ये दो ही चीजें जब है हमारे लिए सोल्यूशन में, तो बचा हुआ ये होगा हमारा 40 ग्राम, है ना? ये सही बात, ठीक है। मैंने मान लिया ना ये पूरा लेट 100 ग्राम है, मैंने मान लिया पूरे 100 ग्राम है। अब मैंने जब कहा कि इतना जो है 40 ग्राम, अगर मैं कुछ भी कह दूँ ये 40 ग्राम तो ये 60 ग्राम, अगर 60 ग्राम तो ये 40 ग्राम होगा। अगर मैं कह देता 50 ग्राम तो मतलब 50 ग्राम होता बचा हुआ, ठीक है। तो ऐसे करके मैंने मान लिया पहले। अब लिखो देखो एक चीज, लेट excess water be added to this oleum solution. Let excess water added to this oleum solution। मैंने मान लिया कि इसमें जो है मैंने बहुत ज़्यादा पानी इसमें ओलियम के सोल्यूशन में ऐड कर दिया, ठीक है। ओलियम के सोल्यूशन में मैंने बहुत ज़्यादा पानी ऐड कर दिया। अब क्या होगा सर? देखो H2SO4 प्लस H2O, H2SO4 प्लस H2O, इसकी तो पहली बात तो ज़्यादा वो नहीं, ठीक है। अब देखो तुम, मैं आपको बताऊँ, अब मैंने लिया SO3 के साथ प्लस SO3 प्लस H2O। जब मैं इसकी रिएक्शन करवाता हूँ तो बनता है हमारा 1 मोल H2SO4, ठीक है। 1 मोल H2SO4। यहाँ पर जो वाटर लिया वो कैसे लिया? एक्सेस में लिया है, ठीक है। इतनी बात याद रखनी है। अभी तो पहली बात तो मैंने यहाँ पर पॉइंट लिखवा दिया, ठीक है। मैंने एक्सेस में लिया। अब देखो बैलेंस इक्वेशन, देखो मैंने जब 1 मोल सल्फर ट्राइऑक्साइड लिया, देखो तो 1 मोल H2SO4 बना। 1 मोल SO3 जब लिया मैंने तो 1 मोल H2SO4 बना, ठीक है। अब मुझे निकालना है कितने के लिए? देखो 80 ग्राम। इसका अगर निकालोगे 16 3 48 और 32, देखो कितना होता है। मैं पहले यहाँ पर निकाल लूँ। 48 + 32 8 2 10,
4 3 7 और 1 8। जब आप सल्फर ट्राइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे तो आपका 80 आएगा, ठीक है। तो यानी कि अगर 80 मोल और 80 ग्राम अगर देखो तो एक ही बात है, देखो 80 ग्राम SO3, और जब इसका 1 मोल H2SO4 का निकालो तो 98 ग्राम आएगा आपका, इसका अगर निकालोगे तो 98 ग्राम आएगा, ठीक है। तो 98 ग्राम H2SO4 के बराबर, क्योंकि सबका 1 मोल है। तो मान लो 1 ग्राम में 80 ग्राम होगा, ठीक है, मतलब 1 मोल में 80 ग्राम होगा और 1 मोल में 98 ग्राम होगा, ठीक है। अब हमें निकालना कितने हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड जब ले रहे हैं, इसकी तो रिएक्शन नहीं हुई, इससे कोई लेना नहीं हमें, ठीक है। ये जो है 80 ग्राम है और यहाँ पर जो 40 ग्राम रखा, हमें 80 ग्राम के लिए दे रखा, तो हमें निकालना 40 ग्राम के लिए। अब हम लिखेंगे यहाँ पर 40 ग्राम SO3, ठीक है। तो 98 बटे में 80 गुणा में 40 ग्राम H2SO4, कैंसिल करो, 40 दूनी 80 और 49, कुल मिलाकर के 49 ग्राम H2SO4 आ गए। यही होता है आपका क्या, परसेंटेज लेवलिंग ऑफ ओलियम, ठीक है। अब टोटल H2SO4 हमारे पास कितना आया, टोटल H2SO4, ठीक है। पहले कितना था 60, अब आया है 49, कितना हो गया 60 और 40 100, 109 ग्राम। आगे देखो 109 परसेंटेज हमने लेवल किया और 109 ग्राम हमारा निकल गया। दैट इज प्रूफ, दैट इज प्रूफ, ठीक है। तो परसेंटेज लेवलिंग ऑफ ओलियम के बारे में क्या लिखना है, तो एक पॉइंट है वो लिख लो, ठीक है। यहाँ पर जैसे इतने से हमें कंक्लूजन से क्या निकला है, ठीक है, वो पहले लिखते हैं यहाँ पर। परसेंटेज लेवलिंग ऑफ ओलियम, फॉर्मूला याद रखो H2SO7, ठीक है। परसेंटेज लेवलिंग ऑफ ओलियम इज इक्वल टू टोटल H2SO4 इज इक्वल टू टोटल H2SO4 obtain if excess water added to 100 ग्राम A10 ओलियम सैंपल, A10 ओलियम सैंपल, मतलब हमने यही सब कुछ किया है इसमें, जिससे हमारे लिए 109 ग्राम मिल गया, ठीक है। 109 ग्राम, यही हमारा कैलकुलेशन है, यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है, ठीक है। फिर आती है परसेंटेज ईल्ड नाम की कोई चीज़ आती है, ठीक है। परसेंटेज ईल्ड, देखो एक चीज़ मैं बता देता हूँ, इसके बाद बस थोड़ी सी एक पॉइंट है यहाँ पर लिख लो, एक जगह है तो यहीं पर लिख लो, ठीक है। परसेंटेज ईल्ड पहले से इसमें इंक डाल थोड़ी सी, फिर आपको परसेंटेज ईल्ड के बारे में बताया, तब तक आप इतना लिखो, ठीक है। पहले से मैं जरा इसमें इंक डाल दूँ थोड़ी सी, क्योंकि पता नहीं आज सूख गया है शायद। परसेंटेज ईल्ड आती है एक चीज, ठीक है। देखो परसेंटेज ईल्ड के बारे में देखो, ये क्वेश्चन से समझेंगे हम इसके लिए, ठीक है। अभी मैं पहले टाइम देखूं, देखो 40 मिनट हो गए लगभग। ये परसेंटेज ईल्ड टॉपिक मैं आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद जो हमारा बचा है, वैसे तो क्लास फिर ज़्यादा लंबी हो जाएगी, 1 घंटे 1.5 घंटे तक की पहुँच जाएगी, ठीक है। तो मैं 40-45 मिनट का ये लेक्चर लेके बस एक लेक्चर और लूँगा, फिर आपके पूरे चैप्टर खत्म कर दूँगा। लगभग 5 लेक्चर में आपका पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस वो तो हम बाद में करते रहेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन मैं यहाँ पर नहीं लिखवा पाऊंगा, केवल क्वेश्चन के सोल्यूशन यहाँ पर दे दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन का पूरा PDF अपने चैनल पर डाल दूंगा, ठीक है। देखो अब सर परसेंटेज यील्ड के बारे में बताओ, चलो बताते हैं, ठीक है। पहले सर एक क्वेश्चन के फॉर्म में इसे लिखो, ठीक है। क्वेश्चन क्या है हमारा, कैलकुलेट वेट ऑफ CO2 ऑब्टेन। देखो बिल्कुल प्रीवियस ईयर की तरह है, वेट ऑफ CO2 ऑब्टेन, कैलकुलेट वेट ऑफ CO2 ऑब्टेन इफ 4.4 ग्राम, इफ 4.4 ग्राम प्रोपेन
इज completely burned, completely burned परसेंटेज, ठीक है, ये हमने पूरी बंद कर दी। तो परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन इज, परसेंटेज यील्ड जो हमारे लिए दे रखी है, परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन इज 50%, ठीक है, ये हमारे लिए दे रखी है। अब हमें इस देखो एक ऐसी जगह पे तो यूज़ करने के लिए आता है, ऐसे जैसे क्वेश्चन में आपको बिल्कुल देगा बना के, ये मैंने अभी बिल्कुल प्रीवियस है उससे लिखा है, ठीक है। देखो कैसे क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन इफ 4.4 ग्राम प्रोपेन इज कम्प्लीटली बर्न। जब हमने 4.4 ग्राम प्रोपेन को पूरी तरीके से जला दिया, ठीक है, तो हमें मतलब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड कितनी निकल के आई उसका हमें वो निकालना है, ठीक है, वेट निकालना है। अब सर प्रोपेन का फॉर्मूला क्या होता है, देखो आपको याद रखना पड़ेगा, C3H8 जो होता है प्रोपेन का फॉर्मूला होता है। अब मैंने किया ऑक्सीजन में इसके साथ इसको जलाया, ठीक है, इसमें निकला CO2 + H2O, ठीक। अब करो सर इसके लिए बैलेंस, देखो 3 कार्बन है, 3 से मल्टीप्लाई कर दो हमारा, ठीक है। अब ऑक्सीजन जो वो हाइड्रोजन जो है 8 है हमारे, तो 4 से कर दो यहाँ पर मल्टीप्लाई। अब देखो सारी चीज़ें हमारे पास बैलेंस है, मतलब कार्बन बैलेंस है, हाइड्रोजन बैलेंस है, बस ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। ऑक्सीजन यहाँ पर 3 दूनी 6 और 4 यहाँ पर यानी कि 10 है, तो 5 से करो यहाँ मल्टीप्लाई। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है परसेंट वो वेट निकालना है कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। देखो अगर देखूँ इस रिएक्शन से मैं, तो 1 मोल प्रोपेन मतलब C3H8 दे रहा है हमारे लिए 3 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, 3 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब अगर मैं देखूं C3H8 अगर आप इसका निकालेंगे मतलब मॉलिक्यूलर वेट तो कितना आएगा, 12 होता है इसका, 12 नहीं 36, और 36 और 8 कितने होते हैं, 36 8 हाँ 44, ठीक है। 44 जो है हमारे पास, अगर देखें 1 मोल इसका, तो यानी कि 44 ग्राम C3H8 मेरे लिए दिया गया है, ठीक है। 44 ग्राम C3H8 मतलब प्रोपेन मुझे दे रखा है। अब ऐसे ही अब निकालें 3 मोल CO2, 1 मोल CO2 का जो होता है हमारा वो होता है 44 ग्राम, ठीक है, 44 ग्राम इसका भी होता है मॉलिक्यूलर वेट, लेकिन हमारे लिए दे रखे 3 मोल, तो हमें 3 से करनी होगी गुणा। देखो कैसे, 3 गुणा 44 ग्राम CO2 कैसे होता है, CO2 को मॉलिक्यूलर वेट निकालना आता है या मैं निकाल के ये भी बताऊँ। देखो CO2 इज इक्वल टू 12, कार्बन का 12 + 16 उसका, ऑक्सीजन का 2 दे रखा है तो हमें 2 से मल्टीप्लाई, तो 12 + 32 44, ऐसे करके आप निकाल भी सकते हैं, ये तो बच्चों वाली चीज़ है, ठीक है, ऐसे करके आप निकाल भी सकते हैं। अब जब इसे कैलकुलेट करके आप निकालेंगे, ठीक है, 1 ग्राम अगर प्रोपेन के लिए निकालेंगे, 1 ग्राम प्रोपेन के लिए निकालेंगे, ठीक है, हमें तो देखो 4.4 ग्राम क्वेश्चन में ही दे रखा है, तो हम यहाँ पर सीधे 4.4 के लिए निकालेंगे। देखो 4.4 ग्राम के लिए जब हम निकालेंगे यहाँ पर, तो क्या होगा हमारा 3 गुणा 44 बटे में 4.4 गुणा, ठीक है, बटे में देखो 44 आएगा, ठीक है, यूनिट मेथड करना है, तो इंटू में 4.4 ग्राम CO2। जब आप पूरे को करेंगे सॉल्व इसको, ठीक है, पूरे जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 13.2 ग्राम CO2, 13.2 ग्राम CO2। लेकिन हमें जो है इतने ग्राम में कोई थोड़ी ना निकालनी है, हमें निकालना है अब इसका परसेंटेज यील्ड, ठीक है, जो हमारे 50% इसका परसेंटेज यील्ड क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। हमारे इतने ग्राम में तो निकली है 13.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन जब हमारे परसेंटेज यील्ड के हिसाब से निकालेंगे, देखो सो द 50% ऑफ, अब हमें इसका जो है 13.2 ग्राम का निकालना है 50%, बिल्कुल आसान है। अब तो 13.2 गुणा 50 बटे 100, परसेंटेज को बदलेंगे 100 में, 100 से करेंगे डिवाइड, 50 दूनी 100, 2 से जब काटेंगे से 2 छंग 12, 2 छंग 12 यानी कि 6.6 ग्राम CO2 आपकी निकल के आई है इसमें, ठीक है। तो परसेंटेज यील्ड वाले क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे कि कैसे करके हमें अप्रोच करना है, कैसे करके इन्हें पूरा सॉल्व करना है, ठीक है। पहले आप इतना कर लो नोट, और वैसे तो अब कुछ रह नहीं गया है, अगले जो है हमारा बचेगा पूरे में आपको बिल्कुल चैप्टर खत्म हो जाएगा अगले लेक्चर में हमारा, ठीक है, यानी कुल मिलाकर के 5 लेक्चर में हमारा है पूरा चैप्टर खत्म। फिर भी बहुत हमने प्रयास किया है, ठीक है, बहुत इतने कम लेक्चर में पढ़ना हो नहीं पाता है, ठीक है। 15-15 लेक्चर लगते हैं इस चैप्टर में, इस अकेले चैप्टर में, ठीक है, 15-15 16-16 है, केवल 5 लेक्चर में कंप्लीट करके दूंगा आपको एक चैप्टर, ठीक है, विदाउट क्वेश्चन क्या एक अलग से सेशन दूंगा उसमें हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में जैसे ज़्यादा लग जाते हैं, फिर भी मैंने आपको 5 लेक्चर में मान लो पूरा चैप्टर, और कहाँ 15-16 लेक्चर लगते हैं, ठीक है। तो ये कर लो नोट, ठीक है, जितना भी था सारा आपको बता दिया, सारा समझा दिया है। वैसे तो फिर हो गया है टाइम, अगले जो होगा पढ़ेंगे हम सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में, ठीक है, सार्थक अंक। अब आप कहेंगे सर ये तो फिजिक्स में होते हैं, देखो केमिस्ट्री में भी है तो पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है, केमिस्ट्री के सिलेबस में है
क्वेश्चन भी आ चुका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, अगर आप देखेंगे उठा के पिछले 37 साल के क्वेश्चन जितने भी हैं तो उसमें आपको क्वेश्चन भी इससे मिलेगा, ठीक है। पहले ही चैप्टर में पहले ही पेज पर होगा, MTG की वो आप बुक्स लेंगे तो उसमें आपको सारे दिखाई दे जाएंगे, ठीक है। तो वैसे तो हो गया है सब, चलिए तो फिर अगर आपको सेशन बढ़िया लगा हो, पसंद आया हो, बिल्कुल सारा टॉपिक आई होप मेरे हिसाब से तो क्लियर हो गया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, भाई बहन के साथ, ठीक है, स्कूल वाले बच्चों के साथ, अपने फ्रेंड के साथ। तो अगर बढ़िया लगो तो वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, और टेलीग्राम चैनल से हो जाओ जल्दी जल्दी ऐड, व्हाट्सएप से भी हो जाओ, आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। और वीडियो में अगर आपको जैसे कोई भी डाउट रह गया हो तो आप, जैसे आपको वैसे तो रह नहीं गया हो मेरे साथ, तो आप कमेंट में पोस्ट कर दिए, अगर कमेंट तो खुला रहता है हर समय, आपके डाउट का आंसर जल्द से जल्द मिल जाएगा। अगर आपका डाउट थोड़ा बड़ा मतलब वैसा हुआ है, क्वेश्चन की टाइप में हुआ, तो उसका वीडियो सोल्यूशन मैं खुद प्रोवाइड करवाऊंगा, वरना हमारे एक्सपर्ट जवाब देने के लिए हैं, तो आपको सोल्यूशन जल्द से जल्द मिल जाएगा। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप जरूर पोस्ट करें और कमेंट में बताएं कि आपको कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा है। हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन आता है आपके देख के कमेंट, कुछ दिनों से आपके ज़्यादा कमेंट नहीं आ रहा है, तो जैसे थोड़ा सा फीलिंग अच्छी नहीं आती, तो आप जैसे अगर करते हैं कमेंट तो अच्छा लगता है। तो चलो आज के लिए लगते हैं इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।